संक्षेप में एक दो विषय हैं। एक तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, सीएजी की एक बड़ी दुख भरी रिपोर्ट जो आई है छत्तीसगढ़ के विषय में, जो कृषि में और ग्रामीण स्थानों में इरिगेशन के विषय में बड़े बड़े पैमाने पे बड़े बड़े बजट और खर्चे बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं। उसके विषय में सीएजी ने छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है एक रिपोर्ट में, जो अब छत्तीसगढ़ असेंबली में औपचारिक रूप से प्रकाशित हुई है। और उन्होंने कहा है कि लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का बेकार का व्यर्थ व्यय किया गया, खर्चा किया गया एनीकट्स में, इरिगेशन के विषय में, और 100 की जगह 30% काम हुआ। ये रिपोर्ट सीएजी की है, ये रिपोर्ट प्रकाशित है, असेंबली में औपचारिक रूप से है। 100 की जगह 30% काम हुआ। 1000 करोड़ एग्जैक्ट फिगर है, 1095 करोड़ का व्यर्थ खर्चा हुआ। और ये काम और खर्चा और प्लानिंग और अभियान बनाया गया बिना इसको ध्यान में रखे हुए कि ज़मीन से संबंधित झगड़े पहले निपटाने चाहिए थे, मुआवजा वाले झगड़े पहले निपटाने चाहिए थे, कॉन्ट्रैक्टर्स को जो समय सीमा दी गई थी वो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी। बोला कि इन सब विषयों में उल्लंघन हुआ है। और अंत में कहा, आई कोट, concerned department neither resolve these bottlenecks to ensure completion nor assess the damage to old structures and foundations of the Anicuts, unquote। यह आखिरी सेंटेंस वाक्य बड़ा मजाकिया भी है कि आपने 1000 करोड़ तो खर्च नहीं किए, व्यर्थ खर्च किए, 30% काम किया, यानी 70% काम नहीं किया। लेकिन इस सब घपले में साथ साथ जो पुराने एनीकट्स थे, जो कि पूरे कृषि और इरिगेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको ठोस पहुंचाई, डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया, जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे उनको भी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके अलावा पानी के विषय में जो एक नियति होती है, नीति होती है और एक पूरा एक प्लान होता है, उसमें भी बहुत घपले किए गए। प्रदेश ने उदाहरण के तौर पे पानी के विषय में दावा किया, और बार बार दावा किया, मोदी सरकार ने भी किया है प्रदेशों के विषय में, कि हमने ज़मीन का पानी रिचार्ज किया, जिसको ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कहते हैं। सच्चाई क्या है? सीएजी कहता है कि हमने 72 सैंपल उठाए, 72 सिर्फ सैंपल में लगभग 50 में 2 कम, कोई ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंक्रीज नहीं पाया गया। यानी 80 या 75% में ग्राउंड वाटर रिचार्ज का दावा झूठ निकला, और 80% में कल्टिवेबल लैंड मालूम पड़ा कि इरिगेशन नहीं उपलब्ध था वहां पर। मैं बाकी मुद्दों की बात नहीं कर रहा, गुणवत्ता प्रोग्राम जो था, मेडिकल एजुकेशन का था, उसकी भी बहुत सारी असफलताएं बताई सीएजी ने छत्तीसगढ़ में। मैं उन सब मुद्दों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मूल बात यह है कि सीएजी ने भंडा फोड़ा है छत्तीसगढ़ के कई ऐसे दावों के विषय में। पहले भी आपने और वहां पर देखे हैं मुद्दे, लेकिन हमें पूरी निराशा इसलिए है कि उसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाना सिवाय जुमलों और दावे के हम इसकी आशा नहीं कर सकते। और ये जो 3 बिंदु हैं महत्वपूर्ण हैं, ये ग्रामीण हैं, ये गरीबों के लिए हैं। वो बहुत सूखा एक प्रदेश है, गर्मी बहुत पड़ती है, इरिगेशन के 1000 करोड़ व्यर्थ खर्च होना, पुराने एनीकट्स जिसको कहा जाता है उनको ठोस पहुंचाना, डैमेज करना, और जितने भी मुद्दे होने चाहिए उनका पहले से सोच नहीं करना, एंटिसिपेट नहीं करना, और उसके साथ साथ जो दावे किए वो झुटलाए गए हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के विषय में। मित्रों, एक और संबंधित मुद्दा है जो प्रश्न उठता है, जिसकी जवाबदेही देश चाहता है, कि जब इतने बड़ी राशि के लिए एक सचिव जो श्री वीके सिंह के इतने निकट माने जाते हैं, जो उनके जाने माने सचिव हैं, श्री एसपी सिंह, उनको लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा करोड़ के लिए ईडी ने अटैचमेंट का नोटिस भेजा है, तो किसी रूप से पूछताछ के विषय में, विचार विमर्श के विषय में मंत्री महोदय को नोटिस भी नहीं गया है। क्या उनके सचिव श्री एसपी सिंह के पास इतनी बड़ी राशि का
जो लिखित ईडी नोटिस है, क्या आपके किसी सचिव या किसी बड़े महानुभाव के सचिव के पास इतनी बड़ी राशि और उनके मंत्री महोदय, उनके मालिक, उनके जो निकटतम महानुभाव हैं, उनको एक सूचना के आधार पे भी, प्रश्नोत्तर के आधार पे भी, विचार विमर्श के आधार पे भी सिर्फ बुलाया तक नहीं गया? क्या ये आपको संभव लगता है? ईडी के नोटिस में उनके सचिव को लिखा गया है कि हम 22 करोड़ या 21.29 करोड़ के विषय में आपको ये अटैचमेंट नोटिस दे रहे हैं, और फिर आगे लिखा है कि 13 कंपनियां शेल कंपनीज हैं, ये हमने नहीं, ये ईडी ने लिखा है, मैनेज्ड बाय और ओन्ड बाय सिंह, हिज फैमिली मेंबर्स एंड हिज एम्प्लॉइज। हमारा प्रश्न है, इसमें एम्प्लॉयर्स शब्द नहीं है, लेकिन पूछताछ तो कर लेते। और उसके बाद लिखा है, और मैं कोट कर रहा हूं, The investigation revealed that the loan funds were taken on the basis of forged documents of supply orders to the paramilitary forces and armed forces, which were misappropriated and diverted by Singh for his personal use instead of utilizing it for his business activities. ये जो क्षेत्र है, संभाग है, वर्ग है, आर्मी, रक्षा मंत्रालय का, क्या इससे इनके महानुभाव का कोई संबंध नहीं है? और क्या आप और हम और ईडी समझता है कि ये व्यक्ति इतने प्रभावशाली इस क्षेत्र में, इस वर्ग में, इस विषय में हैं, बिना किसी के प्रभाव के, बिना किसी के प्रोटेक्शन के? तो न्यूनतम मैं समझता हूं कि बड़ा अजीबोगरीब है कि कोई तहकीकात की एजेंसी प्रश्नोत्तर तक करने को उचित नहीं समझती। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंड वी आर आस्किंग दिस इन द नेशनल इंटरेस्ट, वेरी क्यूरियस सिचुएशन। द ईडीज नोटिस इज सीकिंग अटैचमेंट ऑफ ओवर 21 करोड़ from a known close connected aide of Mr. V.K. Singh. I don't think anybody's aide himself has the stature, the power, the position, the pelf, the impact to have such large sums of money on his own, which the ED in a written notice is seeking attachment of. It is the ED's notice which points out that 13 shell companies were owned or managed by him, his family members, and the funds received in the loan accounts of these companies were diverted in contravention of loan terms agreed with the bank and used by Singh for his own benefit, unquote. But the most significant and the most important pointer is to the sector, the subject, the issue which gave rise to this fund diversion and ED attachment. The ED says, and it is very evocative and important, I quote again, the investigation revealed that the loan funds were taken on the basis of forged documents of supply orders to the paramilitary forces and the armed forces, which were misappropriated and diverted by Singh for his personal use instead of utilizing it for his business activities as provided in terms of the loan. Now, if SP Singh is accused of this, our question is very clear, that how is it that the ED, which is jumping the gun on every small issue and every big issue, has not thought it fit to even question the former army chief and now a minister in the government? No exchange, no information, no questioning, no attempt to investigate. This is at the threshold an extremely curious, serious and an obvious deliberate omission. Friends, from Chhattisgarh comes an equally sorry and sad story, and it is backed by independent CAG investigation with a report now on the floor of the assembly. And remember, these are people who have sworn by, stood by, lived and died for the CAG report. The CAG points out that over 1,000 crores of what the CAG calls unfruitful expenditure on incomplete anicuts. Anicuts are the vital channels for irrigation in rural areas. They pre-exist, they have to be recharged, reconstructed, restored, rejuvenated. The charge is threefold and it's very interesting, and I am quoting, both in the VK Singh case and this case I am only quoting. Charge number 1 is wasteful expenditure of over 1,000 crores, the exact figure is 1095.74 crores.
The second serious aspect is that all such Anicuts where the irrigation coverage is only about 30% are largely incomplete. Remember, Chhattisgarh is a dry, parched, hot state. Irrigation coverage itself is only 30%. And Anicuts were supposed to restore and repair those within those 30%. In that 30%, they found largely incomplete Anicuts. The third charge is that none of the issues were anticipated or solved before this project and money was spent. 1,000 crores was spent. Issues of land disputes, land compensation, slow progress of work by contractors, and I quote, neither resolved these bottlenecks to ensure completion nor assess the damages to old structures and foundations of the Anicuts. And the last and the fourth issue is in the CAG report that sample checks proved the hollowness of the claims and the various booklets published by Chhattisgarh and the central government. One such, they made remarks on medical education, on other issues, but I am just giving you one example that of the 72 sampled areas for groundwater recharge, 47 of 72 were found not recharged. That's almost 75 plus 80%. 47 of 72 had no increase in groundwater recharge as confirmed by the Central Groundwater Board. And 79% of cultivable land was not irrigated due to lack of electric connections. I thought I just heard Mr. Piyush Goyal and Mr. Dharmendra Pradhan. I think every day you are told to carry material from them that we have 100% electrification. In fact, we have excess surplus. Just yesterday, all flag cutting ceremonies and all this International Energy Association, we are told that we have surplus. Well, CAG says that 79% of cultivable land was not irrigated due to lack of electric connections. Either CAG is lying or the two ministers jointly are totally incorrectly making statements, or both are at complete variance, which requires a clarification. Where is this surplus electricity going? Are they interested of talking of surplus electricity for other export and ignoring their own state of Chhattisgarh? 79% was not irrigated due to lack of electric connections. This is the problem of fact and fiction. Fiction is something this government is excellent in. Facts are when they come to a screeching halt and stand exposed. Maybe take up with the court also. You see, everything is open to the court, but court does not have time to look at every micromanagement. You are right, it can ultimately be seen by the court, but the question here is larger. You are yourself saying jail, you are yourself seeing his photographs everywhere with the former army chief. You are seeing this ED notice to him. Now, does the question on how many of your secretaries like SP Singh have so much money because of his own influence? You think this minister's secretary has it because of his own influence? Do you think a defense contract is given to this minister's secretary because of his own influence? Now, I am not saying anybody is guilty or innocent. I am asking a simple question to myself and of course to the nation through you. Would it require a questioning, a police questions, a police makes an investigation report? That is an omission. Ultimately, yes, court may ask that question, but the court comes secondly. First question is, you are an ED, are you scared only because you are a minister? Are you selective? Are you opportunistic? Are you partial? Are you biased? Are you imbalanced? That's the question I am asking. Look, let me make one thing clear. Everything according to law, fair and square and balanced. We want it, we are happy with it, and we are not in the minimum scared. Do not ever for a minute think that Gidar Bhapkis are going to scare us. But what we are going to raise again and again openly before you is, don't have double standards. Don't have imbalanced standards. Don't have one standard for Mr. Veerbhadra Singh and another for Mr. V.K. Singh. Don't have one standard for Mr. Biswas Sarma in Assam when you were in the opposition, Mr. BJP,
and made some horrendous allegations against him. And now because he is your primo uno, therefore suddenly he is washed with whitewash. Therefore, I think selectivity and bias and partisanship is the issue. You have a fair and square investigation, no problem. To correct? Remove the last traces of British Raj. Look, I think, no, you see, I do not think that in context, degree, content and quantum, I repeat, context, degree, content and quantum, the Punjab government is doing anything or proposing anything remotely resembling the systematic organized rewriting of history going on, systematic organized rewriting of history going on by this government at several departments, especially the HRD. Where there are patent inaccuracies, there are established systems which every state can and has always resorted to. But we are now talking of a concerted, predetermined effort by the central government through various agencies to do three things, which no state of Punjab is doing and no other state, at least of the Congress rule, is doing. A, rethinking history. B, renaming history. C, selectively rewriting history, and most important, D, distorting history, stating false facts. And this is done by starting with appointments at lower levels, by starting with predetermined notions, and you see examples of it every day. Let us wait for the final outcome. I can assure you that no Congress government has done or played with distortion of history before, and none will do now. संपत्ति वाले मामले में वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो मामला सीबीआई ने दायर किया है, क्या आपको लगता है कि वीरभद्र सिंह को इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी? निश्चित रूप से नहीं। ये तो बहुत पुराना केस चल रहा है, अब सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई है। इस प्रक्रिया में एक पूरा प्रक्रिया चल रही है, उसमें कई कोर्ट के आदेश हुए हैं। वीरभद्र सिंह के कई याचिकाओं में ये पूरा केस है कि ये मनगढ़ंत बनाया हुआ राजनीतिक प्रतिशोध से किया हुआ केस है, और उच्चतम न्यायालय तक आंतरिक आदेश गए हैं, वहाँ से नीचे आए हैं। आज की तारीख में हमारे पास पूरा ठोस हमारी विश्वास है और मटेरियल भी है जो याचिकाओं में दिया गया है, जिससे ये बड़ा स्पष्ट है कि राजनीतिक द्वेष के आधार पे ये किया जा रहा है। और अगर राजनीतिक द्वेष के आधार पे है तो मैं नहीं समझता, और इतनी पुरानी प्रक्रिया चल रही है कि आज उसके आधार पे कोई डरने वाला है, कोई भयभीत होने वाला है। वीरभद्र सिंह ने भी घोषित किया है कि वो पूरी तरह से लड़ेंगे इसको और विजयी होंगे।